गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे ग्रीन मैन्योरिंग या हरी खाद। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, पिछली क्लास में ग्रीन मैन्योर क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से दो प्रकार की, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू में क्या होता है, जिस खेत में अपने को काम में लेना है खाद, उसी खेत में उगा के वहीं दबा देते हैं। एक्स सिटू में कहीं बाहर से जो ग्रीन है वो लेके आके किसी दूसरे खेत में सोइल के अंदर दबा देते हैं। कौन सी विधि कहाँ कहाँ अपनाई जाती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और इसके बाद में जो हरी खाद वाली फसल है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, इन सभी के बारे में अपन ने डिस्कस किया। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो क्रॉप कौन सी होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो मुख्यतः जो क्रॉप्स काम में ली जाती है हरी खाद बनाने के लिए, उनमें ज़्यादातर शामिल किया जाता है लेग्यूम क्रॉप को। लेग्यूम क्रॉप, लेग्यूम क्रॉप के अंदर जैसे हमने बात करें, ग्वार है, मूंग है, सनई है, डेंचा है, ये लेग्यूम क्रॉप जो मुख्यतः हरी खाद के लिए काम में ली जाती है। दूसरी है नॉन लेग्यूम क्रॉप। नॉन लेग्यूम क्रॉप या बिना दाल वाली या बिना फलीदार वाली जो फसलें हैं। तो जो फलीदार फसलों छोड़ के जो बच गई वो सारी की सारी क्या है, बिना फलीदार वाली फसलें हैं। तो इसमें कोई भी फसल है जो अपने खेत में उगाते हैं उन सभी का काम में ले सकते हैं। बाजरा भी हो सकता है, ज्वार भी हो सकती है, और कोई भी जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ वर्धा के अंदर प्राप्त हो, ऐसी क्रॉप का हमें सिलेक्शन करना है। और तीसरा क्या हो सकता है, ट्री लेग्यूम क्रॉप हो सकती है। नॉन लेग्यूम क्रॉप मुख्यतः जो जिसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा बायोमास होता है, तो ज़्यादा बायोमास पर हेक्टेयर उत्पादन देती है, कम समय में उन क्रॉप को शामिल किया जाता है। और ट्री में जैसे एक्स सिटू विधि, एक्स सिटू विधि में हम बात करते हैं कहीं दूसरे वृक्षों की पत्तियों को तोड़ के ला के खेत में दबाया जाता है, जिससे भी ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाया जाता है। तो पेड़ कोई भी हो सकता है, जैसे अमलतास हो गया, करंज हो गया, बबूल हो गया, कोई भी पेड़ जिनकी पत्तियों को हम लाके अपने खेत में दबा रहे हैं और ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में काम में ले रहे हैं, तो वो 3 प्रकार की क्रॉप्स है वो हो सकती है, हम ग्रीन मैन्योरिंग में काम में ले सकते हैं। अब हम बात करें तो मुख्य जो फसलें ग्रीन मैन्योरिंग में हम काम में लेते हैं, तो कौन सी फसलें लगभग कितना किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर प्रदान करती है, और लगभग कितना क्विंटल या टन पर हेक्टेयर की बात करें तो बायोमास या कार्बनिक पदार्थ है जो कि सोइल के अंदर प्रदान करती है। तो सबसे पहले बात करें हम सनहेम्प या सनई, बॉटनिकल नेम है इसका प्रोटोलेरिया जुन्सिया। प्रोटोलेरिया जुन्सिया सनहेम्प या इसको सनई बोलते हैं। तो जो सनई है वो लगभग अबाउट 85 से 90 किलोग्राम तक नाइट्रोजन है वो पर हेक्टेयर प्रदान करती है। और इसके साथ जो बायोमास है, बायोमास लगभग 19 टन के आसपास पर हेक्टेयर है वो बायोमास है।
का प्रदान करती है संहय पर जो क्रॉप है। इसके अलावा हम दूसरा कोई एग्जाम्पल लें तो ढेंचा को मुख्यतः हरी खाद वाली फसल माना जाता है, इसीलिए काम में लिया जाता है। तो ढेंचा है वो भी क्या लगभग 80 से 90 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर और लगभग 18 टन बायोमास है वो प्रति हेक्टर प्रदान करता है। और इसके अलावा ढेंचा को जो एसिडिक सॉइल है या अम्लीय एसिडिक सॉइल या जो अम्लीय मृदाएं होती है वहाँ पे इसको हरी खाद के रूप में मुख्यतः उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है? क्योंकि जो ढेंचा का सेल शेप होता है, सेल शेप या जिसको हम कोशिका रस बोलते हैं, जिसका पीएच मान होता है 4.0 लगभग 4 के आसपास इसका पीएच मान होता है। तो जिन सॉइल्स का एसिडिक चीजें वो एल्कलाइन सॉइल, जिन सॉइल का पीएच ज़्यादा होता है उन सॉइल्स का पीएच को कम करने के लिए भी ढेंचा को हरी खाद के रूप में खेतों में उगाया जाता है। क्योंकि इसका जो सेल शेप है वो है एसिडिक नेचर होता है, जिसका पीएच लगभग 4 के आसपास होता है। इसके अलावा 80 से 90 किलोग्राम नाइट्रोजन और लगभग 18 टन प्रति हेक्टेयर जो बायोमास है कार्बनिक पदार्थ है वो प्रदान करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट ग्रोथ की बात करें तो क्लस्टर बीन जिसको हम गुआर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यह एक फलीदार फसल है, क्रॉप है जो लगभग 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रोवाइड करवाता है और 200 क्विंटल प्रति हेक्टर जो बायोमास है वो उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा हम कोई और काम में ले सकते हैं, जैसे सेंजी ले सकते हैं। सेंजी का बॉटनिकल नेम है मेलिलोटस एल्बा। मेलिलोटस एल्बा इसको भी हम काम में लेते हैं, जो कि हमें प्रोवाइड करवाती है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और जो बायोमास है वो भी लगभग 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बायोमास भी हमें अवेलेबल करवाती है। नेक्स्ट क्रॉप हम बात करें तो बीन में काफ़ी क्रॉप्स आती है, जैसे मूंग बीन हो गया, उड़द बीन हो गया, क्लस्टर बीन भी एक बीन क्रॉप है। लगभग सारी जो बीन ग्रुप की जो क्रॉप्स है वो लगभग 40 किलोग्राम तक नाइट्रोजन और 12 टन प्रति हेक्टेयर तक अबाउट बायोमास का उत्पादन है वो दे सकती है थोड़े समय में। लगभग इनकी ड्यूरेशन रहती है 2 से 2.5 महीने या 60 से 70 दिन के अवधि के अंदर इतना नाइट्रोजन और बायोमास है जो हम खेत के अंदर प्रोवाइड करवा सकते हैं। खेत के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और नाइट्रोजन की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करें टेक्निक ऑफ ग्रीन मैन्योर। जो हरी खाद है उसको शुरू से लेकर लास्ट तक की जो क्या क्या तकनीक है जो हम करते हैं हरी खाद को बनाने के लिए। सबसे पहले तो है सोइंग टाइम।
टाइम। भी इनको बोया कब जाना है, हरी खाद के लिए जो फसल हम उगाते हैं इसकी बुआई कब की जानी चाहिए। तो हरी खाद के बाद में हम जो भी नेक्स्ट क्रॉप लेंगे, जैसे मान लो कि हमने कोई गुआर को हरी खाद में ले लिया, उसके बाद में हम उस खेत के अंदर कोई भी नेक्स्ट खरीद क्रॉप है वो लगाना चाहते हैं, तो जो मुख्य फसल है हरी खाद के बाद में बोई जाने वाली फसल है उससे मतलब 2 से 2.5 महीने पहले इस फसल को उगाना चाहिए। सोइंग टाइम है बिफोर 2 to 2.5 मंथ्स फ्रॉम मेन क्रॉप। जो हरी खाद के बाद हम जो फसल ले रहे हैं उससे 2 से 2.5 महीने पहले इसको उगा देना चाहिए, क्योंकि इसको ग्रोथ के लिए भी टाइम चाहिए। अगर हमने आज ही खेत में दबाया है इसको तो नेक्स्ट फसल का बोने का समय आ गया, लेकिन इससे पहले इसका पूरी अच्छी प्रकार से डिकम्पोज होना या अपघटित होना भी तो जरूरी है। इसके लिए भी तो समय भी चाहिए, नमी तापमान के साथ साथ समय भी चाहिए। सोइल माइक्रो नमी ये सारी क्रियाएं भी साथ में चलेंगी, लेकिन इसके साथ साथ समय भी चाहिए इस पहले को पूर्णतः अपघटित होने के लिए। दूसरा है इसके अंदर हम शस्य क्रियाएं कौन कौन सी कर सकते हैं जो हमें फायदा दे सकती है, ज़्यादा फायदा दे सकती है। तो ऐसी कौन कौन सी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस कौन कौन सी एग्रोनॉमिक शस्य क्रियाएं हैं जिनको हम इसके अंदर काम में ले सकते हैं, जो हमें ज़्यादा। तो मुख्यतः जैसे मुख्य फसल में काम में लिया जाता है, हम उसके लिए वीडिंग भी करते हैं, खरपतवार भी निकालते हैं और भी बहुत सारा थिनिंग है, जितने ऑपरेशन करते हैं उन सभी ऑपरेशंस को यहाँ नहीं करने की आवश्यकता है। यहाँ अपने को बायोमास चाहिए, जो कि यहाँ अपने को उन चीज़ों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो मुख्यतः एक ही एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस है जो इसमें की जाती है, तो हाई सीड रेट। तो इसमें जो बीज दर है, हमें पौधों की ज़्यादा संख्या से मतलब है, ज़्यादा बायोमास से मतलब है। इसमें उनसे हमें उपज नहीं लेनी है, ग्रेन उपज नहीं लेनी है, हमें उसके जितना ज़्यादा हो सके बायोमास लेना है। तो हमें क्या करना होगा, सीड रेट है वो हाई रखनी होगी। तो कितनी रखते हैं कि जो नॉर्मल सीड रेट है उससे लगभग हम 2 टाइम्स रखते हैं। जो नॉर्मल सीड रेट है, जो नॉर्मल क्रॉप के लिए हम लेते हैं उससे हम लगभग 2 गुना मात्रा इसके अंदर सीड रेट में रखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो जैसे गुआर है, गुआर की हम रखते हैं लगभग नॉर्मल 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, तो इसमें लगभग 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट रखेंगे। डेंचा है लगभग 50 kg सीड रेट है वो पर हेक्टेयर रखेंगे। अपने नॉर्मल जो सीड रेट है उससे ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जो काम में ले रहे हैं उससे 2 गुना ज़्यादा मात्रा है। यही मुख्य इसमें एक एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस या शस्य क्रियाएं मान सकते हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा विशेष इसमें एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें हम ब्यूरिंग मतलब दबाना, मिट्टी में दबाना। ब्यूरिंग टाइम जो खेत में दबाने का टाइम है, हरी खाद को जो हम काम में ले रहे हैं उसको कब दबाना चाहिए मिट्टी के अंदर। तो कब दबाना चाहिए, हम जब नेक्स्ट क्रॉप लेंगे उससे पहले इतना पहले दबाएंगे खेत के अंदर कि वो उसको अपघटित या डिकम्पोज होने के लिए पूरा समय मिल सके। तो समय अलग अलग सॉइल्स में वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, उस सॉइल के अंदर कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, क्लाइमेट कैसा है, इन सभी के साथ साथ खेत के साथ में वेरी करता है। तो मुख्यतः लगभग 40 दिन पहले तो जो नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग है उससे पहले हमें खेत के अंदर दबा देना चाहिए।
नेक्स्ट है यूज ऑफ फर्टिलाइजर विद ग्रीन मैन्योर। तो हमें जो फर्टिलाइजर है, जैसे कोई भी है जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उन सभी का हम यूज हरी खाद की फसल में करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने अगर उस फसल को दे दी, हमने जो नाइट्रोजन की हम वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाई है, तो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन की हम जो भी फर्टिलाइजर है वो अवेलेबल कराएंगे, जैसे यूरिया हो गई, अमोनियम सल्फेट हो गया, और तो जो नाइट्रोजन प्रदान करते हैं हम उनकी मात्रा इनमें ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि पौधे की वनस्पतिक वृद्धि या वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है। और हमें मुख्य चाहिए क्या, इसके अंदर बायोमास चाहिए, जितना ज़्यादा वेजिटेटिव मास होगा उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर डलेगा। तो इनके साथ में फर्टिलाइजर का भी यूज करना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा जो फर्टिलाइजर का यूज किया गया है वो वापस उसी खेत में मिल रहा है, उसका कहीं कोई वेस्टेज नहीं जा रहा है। तो ये मुख्य जो टेक्निक्स है वो होगी जो ग्रीन मैन्योरिंग में हम काम में लेते हैं, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है इसके अपघटन, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन मैन्योर, इसका अपघटन कैसे होता है? डीकम्पोजिशन क्या है? डीकम्पोजिशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। डीकम्पोजिशन क्या है? जो अपघटन है बायोमास का, वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जैव रासायनिक अभिक्रिया मान सकते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैव रासायनिक। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि मिट्टी सॉइल या खेत के अंदर भी होती रहती है। हम जो भी बायोमास को दबा दिया, ऊपर से हम मॉइस्चर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो सॉइल के अंदर सूक्ष्म जीव है वो इसको धीरे 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 खा कर डिकम्पोज करते रहते हैं। दिस इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी है, और इसके अलावा कुछ केमिकल्स रिएक्शन भी होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं भी साथ में चलती है, जो कि उनको जल्दी विकसित होने के लिए काम करते हैं। अब फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं या कौन कौन से कार्य कर रहे हैं? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है वो भी इसको डिपेंड करती है कितने दिनों में इसका बायो डिकम्पोजिशन होगा। पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मृदा में सूक्ष्म जीव है वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर या ब्रॉड टर्म में हम बात करें तो क्लाइमेट, क्लाइमेट वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ बरसात कितनी होती है, वहाँ टेम्परेचर कितना रहता है, वहाँ ये सारी चीज़ें, तापमान कितना है, ये सारी चीज़ें वहाँ की डिपेंड करती है कि किसी भी जो हमने ग्रीन मैन्योर में अप्लाई किया उसका डिकम्पोजिशन कब और कितने दिन में होगा। तो ये हो गया, आपने आज डिस्कस किया सारा हरी खाद के बारे में, क्या क्या होती है, कौन कौन सी फसलें काम में ले सकते हैं, कौन कौन सी फसलें और कितना कितना किलोग्राम नाइट्रोजन और बायोमास उपलब्ध करवाती है, उसके बाद में कौन कौन सी टेक्निक्स है जो हमें काम में लेनी चाहिए ग्रीन मैन्योर के लिए, उसके बाद में हमने डिकम्पोजिशन पे चर्चा की। हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे ग्रीन मैन्योरिंग के बेनिफिट क्या क्या, क्या क्या लाभ है खेत के अंदर, क्या क्या इससे हानियाँ हैं, और वो क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।